मैंने उठाई मैगी, मैगी के पैकेट को ऐसे फेंक दिया जमीन पे, मैगी और मसालों को मिक्स किया, मैगी घुमाई, खाई और फिर पैन में पानी डालकर मैं सो गया। आप कहोगे हिमेश कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? क्योंकि चाहे बिजनेस को एग्जीक्यूट करना हो या बेसिक सी चीज जैसे मैगी बनानी हो, अगर हम स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते, अगर हम स्टेप्स को फॉलो नहीं करते तो हम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इसलिए वीडियो आपके लिए बनाई है कि अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसको सक्सेसफुली बिल्ड करना चाहते हैं, तो कौन से वो स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। मैं कोई अंबानी, टाटा, बिरला नहीं हूं कि मैं आपको अरबों खरबों के बिजनेस की बात करने वाला हूं। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बेसिक बात करने वाला हूं, कैसे मेरे जैसा, आपके जैसा एक आम इंसान अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकता है। कौन से वो स्टेप्स है जो उसको फॉलो करने चाहिए, उसको माइंड में होने चाहिए। मैं पिछले कुछ सालों से अपने बिजनेसेस को बिल्ड कर रहा हूं और कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेन करता हूं, इसलिए उनके बिजनेसेस को भी समझता हूं कैसे वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो अपना एक्सपीरियंस और ऑर्गेनाइजेशंस के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ये 12 स्टेप्स। उसके लिए चलते हैं हसीन सी स्क्रीन पे। सो ये एक माइंड मैप आपके सामने है, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, जिसमें 12 स्टेप्स हैं। बारी बारी एक एक स्टेप को हम खोलते जाएंगे, समझते जाएंगे, डिटेल में पूरा ये प्लान आपको मैं दूंगा। इस माइंड मैप को आप समझ लीजिए, उसके बाद इसकी कॉपी मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, वो लिंक आपको दे दूंगा। सो पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा इवैल्यूएट योरसेल्फ। ये बिजनेस को शुरू करने से पहले, जब हमारी सोच में ये बिजनेस चल रहा होता है कि बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, सबसे जरूरी है खुद को समझना, इवैल्यूएट करना। दूसरा, पानी में कूद गया, स्विमिंग कर रहा, हा कितना अच्छा लग रहा है, क्या वाटर का टेम्परेचर है, क्या पानी के फ्लो को एंजॉय कर रहा है, इसलिए मैं भी पानी में कूद जाऊंगा, चाहे मुझे स्विमिंग नहीं आती, चाहे मुझे पानी के टेम्परेचर से ठंड लगती है, वो टेम्परेचर मेरे मतलब का नहीं है। ये सेंस नहीं बनाएगा। बहुत लोग बिजनेस में इसलिए चले जाते हैं कि सफर बहुत सुंदर लग रहा है, हम भी करके देखते हैं। सो बिजनेस का थॉट अगर आपके माइंड में आ रहा है तो कुछ सवाल खुद को जरूर पूछो। ऐसा क्या है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है? ऐसा कौन सा काम है जिसको मैं बहुत अच्छे से करता हूं? मेरा मोटिव क्या है? पैसा कमाना है, नाम कमाना है, खुद को एक्सप्लोर करना है, अपनी लिमिट्स को चैलेंज करना है। पर्पस क्या है मेरा बिजनेस करने के पीछे? मेरे सपने क्या है? मुझे लाइफ से क्या चाहिए? क्या है जो बिजनेस के थ्रू मैं पूरा करना चाहता हूं? क्या मेरे पास टाइम है, वक्त है, और अगर है तो कितना टाइम और कब तक है जो मैं बिजनेस को दे सकता हूं? क्या मुझे पता है कि बिजनेस करने में मुझे कई नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, इसमें कुछ रिस्क एसोसिएटेड हो सकते हैं, इसमें सिर्फ अप ग्राफ नहीं होता, इसमें डाउनफॉल्स भी आते हैं। क्या मेरा माइंड उनके लिए प्रिपेयर्ड है? ये सारे क्वेश्चंस खुद को पूछो और ब्रूटली ऑनेस्ट होके पूछो, एकदम सच्चे वाला पूछो, और देखो कि जो आपके जवाब हैं, क्या आपको वो एनकरेज कर रहे हैं बिजनेस के लिए, क्या आपको वो मोटिवेट कर रहे हैं बिजनेस के लिए, क्या आप इंस्पायर हो रहे हो कि यस मैं बिजनेस करने वाला हूं। इफ यस तो वेलकम, अगले स्टेप पे चलते हैं। कोई भी चीज जो हमारे सामने है वो कभी ना कभी किसी ना किसी का आइडिया थी। ये कैमरा, ये लैपटॉप, ये टीवी, ये लाइट्स पहले किसी के माइंड में एक आइडिया था और आज की डेट में हमारी लाइफ का पार्ट है। किसी भी बिजनेस के सक्सेसफुल होने के पीछे सबसे पहले क्या होगा? उस बिजनेस के लिए कोई आइडिया। तो यही है हमारे माइंड मैप का सेकंड स्टेप, वो है आइडेंटिफाई अ बिजनेस आइडिया। एक बिजनेस आइडिया को आइडेंटिफाई करना। नॉक नॉक नॉक, हिमेश हो सकता है मेरे पास आइडिया हो, लेकिन हो सकता है मेरे पास आइडिया ना हो, तो कैसे आइडिया ढूंढा जा सकता है? सो बिजनेस आइडिया कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, हम 3 स्टेप्स में इस चीज को समझ सकते हैं। सबसे पहले ट्रेंड्स। हमें यह देखना बहुत जरूरी है कि मार्केट के ट्रेंड्स क्या है, लोगों के ट्रेंड्स क्या है, कंज्यूमर के ट्रेंड्स क्या है। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा यह ध्यान रखता है आज क्या है और क्या आने वाला है, व्हाट इज नेक्स्ट। जैसे 2012-13 में मैंने देखा यूट्यूब, इंटरनेट, वीडियोस फ्यूचर का ट्रेंड है और वो आज सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। कोविड की वजह से इस साल कई ट्रेंड स्पीड से बदले हैं। ई कॉमर्स बहुत जल्दी लोगों ने अडॉप्ट किया है। ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड एकदम से इंक्रीज हुआ है। इस ट्रेंड को नजर में रखते हुए मैंने सीखेगा इंडिया की ग्रोथ के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, ऑनलाइन एजुकेशन के स्टार्टअप के ऊपर ज्यादा मैंने ध्यान दिया। सो मैं एज एन एंटरप्रेन्योर हमेशा देखता हूं क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या है जो लोगों को चाहिए, कैसे हम बिजनेस के थ्रू उनको सर्व कर सकते हैं। लेकिन किसी चीज का ट्रेंड तो आपने एनालाइज किया, लेकिन साथ में यह देखना बहुत जरूरी है कि लोगों के पेन पॉइंट्स क्या है। आप देखो, कोई भी बिजनेस तभी सक्सेसफुल होता है जब वो कंज्यूमर का, लोगों का किसी पेन पॉइंट को सॉल्व करता है। जाना पड़ता था मार्केट में, खाना लेके पैक करा के घर आते थे, बहुत टाइम लगता था, तो होम डिलीवरी शुरू हुई। होम डिलीवरी के लिए किसको कॉल करें, आया नहीं आया, बहुत लफड़ा होता था, तो जोमेटो, स्विगी आ गए। एक जगह से दूसरी जगह पे पैदल जाने पे या घोड़े पे जाने पे कई दिन लग जाते हैं, तो पेन पॉइंट एड्रेस हुआ, गाड़ी आई और गाड़ी सक्सेसफुल हुई। गाड़ी से पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, कोई अफोर्ड नहीं करता, ट्रेन सक्सेसफुल हुई।
ट्रेन में मेरे 2 दिन लग गए दिल्ली से मुंबई पहुंचते, तो फ्लाइट सक्सेसफुल हुई, किसी की पेन पॉइंट सॉल्व हुई, लोगों का टाइम बचा, लोगों की एनर्जी बची। अब मुझे टिकट बुक कराने के लिए हर एयरलाइन को कॉल करना पड़ता है, किसके पास अवेलेबिलिटी है, किसके पास नहीं है, क्या प्राइस है, ये भी एक पेन पॉइंट है। तो यहां पे भी एक बिजनेस निकला, मेक माई ट्रिप बनी, यात्रा बनी। अब मेक माई ट्रिप से होटल बुक करूं या यात्रा से करूं, अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग प्राइसेस है, अब भी एक पेन पॉइंट है। इस पेन पॉइंट को समझा और त्रिवागो हुई। अब देखो कैसे लोगों की पेन्स बदल रही हैं, पेन ट्रेंड के साथ चल रही है, और उन पेन्स को जो बिजनेसेस एड्रेस कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। कोविड में कई सारी पेन्स लोग फील कर रहे हैं। उन पेन्स को जो एड्रेस कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन हो, चाहे ई कॉमर्स हो, चाहे सैनिटाइजेशन हो, चाहे हाइजीन हो, चाहे न्यूट्रिशन हो, जो भी उन पेन्स को एड्रेस कर रहे हैं वो बिजनेसेस कोविड के टाइम पे भी उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है। और एक चीज जिसका आप ध्यान रख सकते हो बिजनेस आइडिया ढूंढने वक्त, वो है नीश। क्या आप कोई ऐसी स्पेशलाइजेशन ढूंढ सकते हो जहां पे मार्केट चाहे बहुत बड़ी नहीं है लेकिन बहुत स्पेशलाइज्ड मार्केट है। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग एक चीज हो सकती है कि मैं हर तरह की दाल में डील नहीं करता, मैं सिर्फ ऑर्गेनिक दाल सप्लाई करता हूं। मैंने रेस्टोरेंट खोलना है लेकिन मैं नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज नहीं खोल रहा, क्योंकि यहां कई सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं। मैं सिर्फ हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए रेस्टोरेंट खोल रहा हूं। चलो मुझे हेल्दी रेस्टोरेंट नहीं खोलना, लेकिन मुझे 20 प्रोडक्ट नहीं रखने, मैं जस्ट अनदर रेस्टोरेंट नहीं हूं, मैं मोमोज ही रखूंगा, लेकिन मोमोज में इतनी वैरायटी होगी, स्पाइसी से लेके इंडियन से लेके तंदूरी से लेके चॉकलेट मोमोज तक। ब्रांड याद आया, वाव मोमोज। एक ही नीश पकड़ी, एक ही स्पेशलाइजेशन पकड़ी, मोमोज, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी पहचान बने जिसको मोमोज खाने हैं, वाव मोमोज। वाव मोमोज की टीम अगर ये वीडियो देख रही है तो मुझे कमीशन भिजवा देना। अब चलते हैं अपने तीसरे स्टेप पे। ये वो गलती है जो बहुत सारे बिजनेसेस करते हैं, अपने आइडिया को लेके इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, इतने कन्विंस हो जाते हैं, भाई क्या आइडिया सोच लिया मैंने, अब तो मचा डालेंगे। लेकिन एक चीज वो मिस कर जाते हैं, वो है हमारा स्टेप नंबर 3, वो है मार्केट रिसर्च। बिना मार्केट रिसर्च के बिजनेस को शुरू कर देना, अपने आइडिया के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत नुकसान कर सकता है। जैसे बिना ऑक्सीजन मास्क के चांद पे चलना ओवर कॉन्फिडेंस है, वैसे ही बिना मार्केट रिसर्च के बिजनेस करना ओवर कॉन्फिडेंस है। तो मार्केट रिसर्च में हम 4 चीजें हैं, 4 स्टेप्स है जिनको हमें याद रखना है, 4 पॉइंट्स है जिनको हमें याद रखना है। पहली चीज कंपटीशन। आपको यह देखना होगा जो आपका आइडिया है उसको एग्जीक्यूट करने में किस तरह का कंपटीशन है, क्या आप उस कंपटीशन से डील कर सकते हो, टैकल कर सकते हो। वो कंपटीशन में आपकी क्या स्ट्रेटेजीज होंगी जो आप यूज करोगे, आपके डिफरेंशिएटर्स क्या होंगे, व्हाट इज सो यूनिक अबाउट यू। दूसरी चीज आपको देखनी है कि क्या ये आपके लिए मैनेजेबल है। जो भी आइडिया आपके माइंड में आ रहा है, क्या आपके लिए मैनेजेबल है। आइडिया बहुत अच्छा हो सकता है, मेरे माइंड में आइडिया है कि भाई एक ही ऐप ऐसी बनाऊं जिसके अंदर Amazon प्राइम भी हो, नेटफ्लिक्स भी हो, हॉटस्टार भी हो। कितने लोग ये सोच रहे होंगे ना, हाँ ये ऐप होनी चाहिए, और आपने भी आइडिया सोचा होगा, बताना कमेंट्स में मुझे। आइडिया बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें कभी प्राइम चलाना है, कभी नेटफ्लिक्स चलाना है, कभी हॉटस्टार चलाना है, कभी बहुत सारे और हैं। अब अगर मुझे ऐसी ऐप बनानी है कि एक ही जगह सारे प्लेटफॉर्म्स हो, एक ही जगह सबकी पेमेंट हो जाए, तो मेरे को हर OTT प्लेटफॉर्म के कॉन्टैक्ट चाहिए, उनकी सीनियर लीडरशिप टीम के साथ मेरी जान पहचान होनी चाहिए, उस लेवल की मेरे पास बैंडविड्थ होनी चाहिए, बैकग्राउंड होनी चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े जाइंट्स हैं, उनके साथ मैं कैसे कोऑर्डिनेट कर सकता हूं। तो आइडिया अच्छा है बट शायद मेरे लिए मैनेजेबल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज होंगे जो आपके लिए डे 1 पे करने पॉसिबल नहीं होंगे, उस तरह की फाइनेंस नहीं होगी, उस तरह के लिंक्स नहीं होंगे, उस तरह की मैन पावर नहीं होगी। तो आपको यह देखना है कि आप इतना बड़ा तो नहीं सोच रहे जो आप एग्जीक्यूट ही ना कर पाओ। स्मॉल स्टेप्स लेते हुए धीरे धीरे आप बड़ी चीजें सोच सकते हो। एक और चीज जो मार्केट रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रोबेबिलिटी। एक सर्वे करना कि कितने लोगों को लग रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस आप सोच रहे हो वो सक्सेसफुल होगी, वो उनके काम की है, उसको वो कंज्यूम करेंगे। क्या प्रोबेबिलिटी है उसके सक्सेस की। 10 लोगों को आपने सर्वे दिया, कितने लोगों ने इंटरेस्ट शो किया आपके उस आइडिया में या प्रोडक्ट में। तो प्रोबेबिलिटी का आइडिया भी सिर्फ अपने माइंड से मत चलाओ, एक मार्केट रिसर्च जरूर करो, चाहे अपने आसपास के लोगों की करो, चाहे इंटरनेट पे करो, चाहे अपने फेसबुक या यूट्यूब के थ्रू करो, लेकिन देयर शुड बी अ प्रोबेबिलिटी चेक। 4th चीज जो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस का फ्यूल है, वो है प्रॉफिटेबिलिटी। अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। बहुत सारे बिजनेसेस ये गलती करते हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ये गलती करते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी असेस नहीं करते। आपका आइडिया बहुत शानदार है, आपने सोचा कि यार अमृतसरी कुलचा बहुत फेमस है, लेकिन उसमें मैदा होता है, उसमें बटर होता है, तो हम हेल्दी डाइट अमृतसरी कुलचा बनाएंगे, और लेकिन उसकी कीमत भी ज्यादा होगी क्योंकि बनाने में एफर्ट ज्यादा लगेगी, अलग तरीके से बनाओगे तो वो कुलचा 2 टाइम्स 3 टाइम्स द प्राइस है। हो सकता है लोग कहें कि ठीक है, अगर कुलचा हमारे लिए हेल्दी नहीं है तो हम कम खाएंगे या नहीं खाएंगे, लेकिन हम 3 गुना प्राइस क्यों देंगे। पीपल आर नॉट रेडी टू पे फॉर इट, तो आप प्रॉफिटेबिलिटी अचीव नहीं करोगे।
आपने देखा कि जो छोटी गाड़ियां होती है ना, उसमें साउंड सिस्टम कई बार बहुत अच्छा नहीं होता, तो आपने कहा मैं एक लग्जरी प्रीमियम साउंड प्रोडक्ट बनाऊंगा जो छोटी कारों में इंस्टॉल हो सकता है। लेकिन जो स्मॉल कार ओनर्स हैं, उन्होंने कहा कि यार अगर हमें लग्जरी साउंड के ऊपर इतना पैसा खर्चना है तो हम थोड़ी गाड़ी भी तो बड़ी ले सकते थे। दे आर नॉट रेडी टू पे फॉर इट, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी। कुछ लोग हो सकता है इंटरेस्टेड हो कि कोई बात नहीं, गाड़ी छोटी है, म्यूजिक दमदार होना चाहिए, लेकिन क्या वो लोग उतने हैं कि आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगी, उसके ऊपर आपके पास प्रॉफिट होगा। सो इन पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए आप मार्केट रिसर्च कर सकते हो। ऑफ कोर्स इस वीडियो में मैं ये 12 स्टेप्स आपके साथ ओवरव्यू में शेयर कर रहा हूं। एक वीडियो में आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि बिजनेस कैसे बिल्ड किया जाता है, स्टार्टअप कैसे बिल्ड किया जाता है, तो सीखेगा इंडिया.com पे कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 21 मॉड्यूल्स हैं उसके अंदर। स्टार्टअप सक्सेस नाम है। एक्सपर्ट मेंटर्स के थ्रू वो ट्रेनिंग दी गई है, जो एक एक पॉइंट पे के आइडिया को कैसे वैलिडेट करना है, उसके ऊपर डिटेल्ड ट्रेनिंग है। कैसे आपको मार्केट रिसर्च करनी है, क्या मेथड्स होते हैं, क्या टूल्स होते हैं, कौन सी वेबसाइट्स होती हैं, कंप्लीट डिटेल्ड ट्रेनिंग है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप बिजनेस बिल्ड करने में, स्टार्टअप्स की नॉलेज गेन करने में इंटरेस्टेड है तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर लें। अब हमने मार्केट को रिसर्च कर लिया, मार्केट को समझ लिया, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को हमने डिफाइन किया। अब क्या हम सीधा प्रोडक्शन में लग जाएं? क्या हम फैक्ट्री के लिए लोन लेके बैठ जाएं? क्या हम एक बड़ा लॉन्च प्लान कर लें? क्या हम मार्केटिंग के लिए लाखों रुपए प्लान कर लें? ऑफ कोर्स ये एक राइट तरीका बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होगा। मैंने अपने बिजनेसेस को कभी भी ऐसे शुरू नहीं किया कि एक साथ अपना सब कुछ लगा दिया। मैंने हमेशा लीन स्टार्टअप मेथड को फॉलो किया। ये बहुत ही अच्छा मेथड है। लीन स्टार्टअप मतलब कि शुरू में एक बेसिक सा प्रोडक्ट बनाना, टेस्ट करना मार्केट को, कस्टमर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, उनका फीडबैक लेना। यही है मेरा 4th पॉइंट। फीडबैक के पहले एक बेसिक प्रोडक्ट या सर्विस पे मार्केट का फीडबैक लिया जाए, फिर अपने बिजनेस को एक लॉन्ग टर्म पे, लार्ज स्केल पे प्लान किया जाए। फीडबैक कैसे लिया जाता है उसके भी कुछ स्टेप्स हैं, उनको समझते हैं। पहला स्टेप है प्रोटोटाइपिंग। अपने प्रोडक्ट का एक प्रोटोटाइप बनाना, मतलब उसके जैसा एक वर्जन बनाना। नॉट सो परफेक्ट, नॉट द फाइनल वर्जन, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट है उसका एक बेसिक मॉडल बनाना। एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने कोई बुक प्लान करी कि यार उसका कवर ऐसा होगा, उसका पेज ऐसा होगा। अब मैं बुक की प्रिंटिंग के लिए अगर जाता हूं तो प्रिंटर कहता है मिनिमम 1300 के आसपास बुक्स अगर प्रिंट करते हो तो आपके लिए ये मेरी प्रपोजल है, क्योंकि ऑफसेट प्रिंटिंग में एक लार्ज स्केल पे प्रिंटिंग होती है। अब मैं 1300 बुक्स प्रिंट करके बैठ जाऊं, लेकिन कस्टमर को उसका कवर पसंद ना आए, उसका फील पसंद ना आए, उसका टेक्स्ट पसंद ना आए, फॉन्ट ना पसंद आए, तो मेरे बहुत बड़ी अमाउंट का लॉस हो सकता है। यहां पे मैं एक प्रोटोटाइप बनाऊंगा। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं सिंपल वर्ड्स में। ये भी कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत बड़ा है प्रोटोटाइपिंग का। मैं एक डिजिटल प्रिंट में 5, 10, 15, 20 बुक्स की प्रिंटिंग करवाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं करवाऊंगा, और अपनी टारगेट ऑडियंस के कुछ लोगों को वो बुक दूंगा और उनको बोलूंगा मुझे फीडबैक दो। आपको कवर कैसा लगा, आपको फील कैसी लगी, आपको टच कैसा लगा, आपको टेक्स्ट कैसा लगा, आपको फॉन्ट कैसा लगा, और उस फीडबैक के बेस पे शायद मैं एक और प्रोटोटाइप बनाऊंगा, फिर से 10 कॉपीज डिजिटल प्रिंट कराऊंगा। नाउ आई नो माई प्रोडक्ट इज गोइंग वेल। मैंने फीडबैक लिया, ऑडियंस इज हैप्पी। नाउ आई कैन स्पेंड, नाउ आई कैन इन्वेस्ट, नाउ आई कैन रेज मनी कि यार मेरा प्रोटोटाइप सक्सेसफुल है। अब 1300 बुक्स का मैं ऑर्डर दूंगा और अपनी बुक्स को अच्छे से अपनी ऑडियंस को सेल करूंगा। सो सिंपल लैंग्वेज में प्रोटोटाइप एक तरह का सैंपल है, एक ट्रायल वर्जन है। बड़ी से बड़ी कंपनीज कई बार अपने जब नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो पहले प्रोटोटाइप को इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी ऑडियंस के आगे, बीटा टेस्टिंग करते हैं और फिर आगे चलते हैं। फीडबैक लेने का एक और तरीका है, वो है एक्सपेरिमेंटिंग। वापस बुक की एग्जांपल ले लेता हूं कि मेरी बुक के 2 कवर्स हैं, बी ऑसम लिव ऑसम के 2 कवर्स हैं। तो मैंने 5 कॉपीज इसकी प्रिंट करी, 5 कॉपीज इस कवर के साथ प्रिंट करी और अपनी ऑडियंस को दी और देखा क्या डिफरेंस है। सो आपके प्रोडक्ट के आपके माइंड में 2-3 वेरिएशंस हो सकती हैं। होता ही है जब आप किसी आइडिया पे काम करते हो तो कई तरह की वेरिएशंस माइंड में आती है। तो कोई एक वेरिएशन अपने दिल से चुनने से बेटर है कि वो 2-3 वेरिएशंस के एक सैंपल बना के अपनी ऑडियंस को दो, अपने कंज्यूमर्स को दो, टारगेट सेगमेंट को दो, मार्केट में पकड़ाओ और फीडबैक लो कि कौन सा वाला वर्जन लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है। 3rd पॉइंट जो मैं फीडबैक के अंदर कवर करना चाहता हूं, आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, वो है पिवटिंग। पिवटिंग मतलब करेक्शंस करना, नेसेसरी मॉडिफिकेशंस करना, वो चेंजेस करना जो रिक्वायर्ड है। बहुत सारे बिजनेसेस ये गलती करते हैं कि राइट टाइम पे पिवट नहीं करते। पिवट तो करना पड़ेगा, मजबूरी होगी तो बदलोगे, लेकिन सही समय में बदलोगे तो आपका समय बदल जाएगा। पिवटिंग जरूरी है। हो सकता है आपकी कस्टमर आपको नेगेटिव फीडबैक दे कि हमें इसमें ये चीज पसंद नहीं आ रही, इसका लुक पसंद नहीं आ रहा, फील पसंद नहीं आ रहा, कलर पसंद नहीं आ रहा, फीचर पसंद नहीं आ रहा, आपका कोई डिजिटल प्रोडक्ट है उसका यूजर एक्सपीरियंस पसंद नहीं आ रहा। तो यही तो पर्पस है प्रोटोटाइपिंग का, यही तो पर्पस है सैंपल का, ट्रायल का, कि आप पिवट करो, आप
चेंजेस करो, उसके चेंजेस करके वापस उस प्रोडक्ट को ऑडियंस के आगे प्रेजेंट करो। हमने इवैल्यूएशन को समझा, बिजनेस आइडिया की इंपॉर्टेंस समझी, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, मार्केट रिसर्च की हमने बात करी, फीडबैक की इंपॉर्टेंस समझी। अब हम चलते हैं अपने 5th पॉइंट की तरफ। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं भाई, ज्यादा जूम नहीं होने का। आई थिंक दिस इज गुड। सो 5th पॉइंट है मेक इट ऑफिशियल। व्हेन आई से मेक इट ऑफिशियल, इस पॉइंट में आपको जो बताना चाह रहा हूं ये है कि आपने अपना प्रोडक्ट सर्विस फाइनल कर ली, अब आपको बिजनेस करना है। जब बिजनेस करना है तो कुछ फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड हो सकती हैं, कुछ चीजें जरूरी है बिजनेस करने से पहले। आपको देखना होगा क्या किसी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। अगर फूड रिलेटेड बिजनेस है तो फूड रिलेटेड जो लाइसेंसेज है, FSSAI या इस तरह के जो लाइसेंसेज हैं, कोई क्वालिटी लाइसेंस है। मेडिकल हेल्थ केयर के अगर प्रोडक्ट्स हैं तो कुछ मेडिकल काउंसिल की तरफ से अगर आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड है। GST की रिक्वायरमेंट है, नहीं है। बिजनेस को रजिस्टर करना है कि नहीं करना है। बिजनेस किस फॉर्म में होगा, 2 लोग मिलकर कर रहे हो, पार्टनरशिप होगी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी LLC जिसको हम कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन होगी, या अकेले करना चाहते हो, सोल प्रोप्राइटरी से चलना चाहते हो। कोई ऐसा प्रोडक्ट है आपका जिसको पेटेंट करना जरूरी है या उसका ट्रेडमार्क करवाना जरूरी है, आपका जो नाम है उसको रजिस्टर करना जरूरी है। इस तरह की कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी। आई वुड सजेस्ट कि आप किसी लॉयर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, CA के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने जितना बोला जरूरी नहीं है सारे स्टेप्स आपको करने हैं। आपके बिजनेस की नेचर के हिसाब से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है, कंप्लायंस है, वो जरूर करो और फिर आगे चलो। सो 6th स्टेप पे जाने से पहले अर्ज करता हूं कमेंट्स में इरशाद बोल देना कि लाइफ में चैन जरूरी है, जिंदगी में चैन जरूरी है, बिजनेस करने के लिए प्लान जरूरी है। तो हमारा 6th स्टेप है बिजनेस प्लान। देखो, प्लान के बिना चलोगे तो बार बार कंफ्यूज होगे, क्या स्टेप्स थे, पहले क्या करना है, कई सारी चीजें माइंड में आएंगी, ओवरवेल्म फील करोगे, यार कितना कुछ है करने को, और स्ट्रेस्ड रहोगे। लेकिन जब प्लान होगा तो वो एक GPS की तरह, एक मैप की तरह नेविगेशन देता रहेगा कि अब मुझे ये करना है, नेक्स्ट ये करना है। बिजनेस प्लान तब भी जरूरी है जब आप फंडिंग के लिए जाते हो, कि आपके पास एक प्लान, आप उसके हिसाब से चल रहे हो, प्लान आप इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट करते हो। तो हर विजनरी एंटरप्रेन्योर, हर विजनरी स्टार्टअप के पास उसका बिजनेस प्लान जरूर होता है, आपके पास भी होना चाहिए। वो जरूरी नहीं है जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही बनाओ। पूरा मॉड्यूल है स्टार्टअप सक्सेस के अंदर बिजनेस प्लान कैसे बनाया जाता है, पूरा एक सैंपल बिजनेस प्लान दिया गया है, शीट के साथ एक टेम्पलेट दिया गया है। अभी मैं आपको बेसिक्स बता देता हूं, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। अगर आप ये ट्रेनिंग ले रहे हो तो आप समझ के डिटेल में बना सकते हो। तो आपके गोल्स आपके बिजनेस प्लान में बहुत क्लियर होने चाहिए। कब आप क्या अचीव करना चाहते हो, कितने लोग आपके साथ हैं, आप अकेले हो या कोई टीम क्रिएट करके चलना चाह रहे हो, या फिर कब आप टीम क्रिएट करने वाले हो। फाइनेंस का सिलसिला कैसा रहेगा, इन्वेस्टमेंट चाहिए नहीं चाहिए, बेसिक से शुरू करने वाले हो, धीरे धीरे आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। मार्केटिंग की क्या स्ट्रैटेजी है, सेल्स की क्या स्ट्रैटेजी है, हायरिंग कैसे करने वाले हो, ये सब आपके बिजनेस प्लान में होगा। हो सकता है सोच 5 साल की हो, पहले दिन हर चीज नहीं करनी, सोच 1 साल बाद की हो, पहले दिन हर चीज नहीं करनी, लेकिन सोच जरूरी है। पता होना चाहिए कि कब क्या अचीव करके मुझे क्या नेक्स्ट एक्शन लेना है। सो बिजनेस प्लान के कुछ एलिमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। बिजनेस प्लान में एक टाइटल पेज होता है, बेसिकली जिसमें आप अपने बिजनेस का नाम लिखते हो। बिजनेस समरी या एग्जीक्यूटिव समरी होती है जिसमें आप डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिखते हो, क्या है आपके विजन, कौन सी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर रहे हो, क्या है आपका फ्यूचर प्लान, कहां पे इस बिजनेस को पहुंचता हुआ देख रहे हो। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग के बिना तो चाहे कोई बड़ी से बड़ी मूवी हो, चाहे बेसिक से बेसिक एक साबुन हो, पीछे एक मार्केटिंग प्लान जरूर होना चाहिए। चाहे 10 पीस बेचने हैं या लाखों पीस बेचने हैं, उस 10 पीस के पीछे भी आपका एक मार्केटिंग प्लान होना चाहिए। चाहे हजारों करोड़ों लगाने हैं, चाहे पैसे नहीं लगाने, ऑर्गेनिकली बेचना है, यूट्यूब पे वीडियो बना के, फेसबुक पे पोस्ट डाल के, लेकिन प्लान जरूर होना चाहिए। कंपटीशन एनालिसिस, आपके फील्ड में कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, आपका और उनका डिफरेंस क्या है, कौन से उनके नेगेटिव्स हैं जो आपने पॉजिटिव्स में कन्वर्ट करके खुद को आगे लेके जाने वाले हो। डिजाइन एंड डेवलपमेंट, जो आपका प्रोडक्ट है उसका क्या डिजाइन रहेगा, उसको डेवलप करने के लिए आप किसी को हायर कर रहे हो, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो। ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट, अगर बड़े स्केल पे बिजनेस कर रहे हो तो ऑपरेशंस का प्लान भी होना चाहिए। कई सारी चीजें होंगी, ऑफिस का रेंट है, एडमिन है, कई सारी चीजें ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होंगी, वो भी कवर होनी चाहिए। मैनेजमेंट टीम में कौन कौन होगा, इंपॉर्टेंट डिसीजंस कौन मिलकर लेगा, वो भी होना चाहिए। फाइनेंस, फाइनेंस एक ऐसी चीज है, चाहे बिजनेस का साइज कुछ भी हो, हर एंटरप्रेन्योर के लिए फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे मैं फंड्स को मैनेज करने वाला हूं, कैसे मैं फंड्स पे वॉच रखने वाला हूं, कैसे इंश्योर करने वाला हूं कि पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है, लीक नहीं हो रहा, क्योंकि उससे आपके सपने लीक हो जाएंगे। तो फाइनेंस से चलते हम अपने अगले स्टेप पे, जो है बिजनेस फाइनेंस। के हिमीश, हमारे पास ऐसा आइडिया तो बहुत धमाकेदार है, प्रोटोटाइप बना लेंगे, एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, इनिशियल काम कर लेंगे, अगर उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, अगर फीडबैक अच्छा आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट कहां से लाएं, पैसा कहां से लाएं। तो बिजनेस के लिए फाइनेंस को रेज करने के लिए कई सोर्सेज होते हैं, बारी बारी उनको डिस्कस कर लेते हैं।
एक मेथड तो है बैंक लोन, बैंक से लोन लेना। आपको लग रहा है कि आप उस इंटरेस्ट को बियर कर सकते हो, आपके लोन की रिक्वायरमेंट छोटी है तो बैंक लोन पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक बहुत बड़ा लोन चाहिए लेकिन बिजनेस नया है तो बैंक जरूरी नहीं है कि आपको लोन दे। आपके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, इस तरह की रिटर्न्स नहीं होंगी कि आप एक बड़ा लोन ले पाओ। हाँ, मॉर्टगेज कर सकते हो, गिरवी रख के अपनी प्रॉपर्टी, अपने एसेट को आप लोन ले सकते हो, लेकिन ये आपको देखना है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितनी है। इसके अलावा बहुत सारी ऑप्शंस है हमारे पास। क्राउड फंडिंग मतलब लोगों से फंड लेना। ऐसे कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप अपना आइडिया डाल सकते हो और वो आइडिया के ऊपर अलग अलग लोग कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके पास एक अच्छा पैसा आ जाता है आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए। कुछ एज अ डोनेशन आपको देते हैं कि यार आइडिया अच्छा है, एनवायरमेंट के लिए, नेचर के लिए, तो मैं डोनेट करता हूं, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। कुछ इन्वेस्ट करते हैं कि मैं एज अ क्राउड इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं, जब ये ग्रो करेगा तो मुझे इसमें रिटर्न मिलेगी। कुछ ऐसी इंडियन क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स आपके साथ शेयर करता हूं, जैसे रंग दे, फेयर सेंड, कीटो, विशबेरी, फ्यूल अ ड्रीम। आप इन साइट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। एक और बहुत ही पॉपुलर सोर्स है एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, आपको पैसा देते हैं, फंड करते हैं और बदले में आपके बिजनेस की इक्विटी यानी कि कुछ ओनरशिप, कुछ हिस्सा आपके बिजनेस का उनके नाम पे आ जाता है। वो डिपेंड करता है वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना ओनरशिप उसके बदले में वो ले रहे हैं। कुछ एंजल इन्वेस्टर्स या एंजल इन्वेस्टर नेटवर्क्स के नाम बताऊं तो इंडियन एंजल नेटवर्क है, एंजल लिस्ट इंडिया है, बिट स्पार्क है, द बेंगलुरु एंजल्स है, कैलकाटा एंजल नेटवर्क है, चंडीगढ़ एंजल नेटवर्क है। तो अगर आपके आइडिया में दम है, आपका बिजनेस प्लान रेडी है, तो आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। इसके बाद आता है वेंचर कैपिटलिस्ट। ये काफी सिमिलर है एंजल इन्वेस्टर से, लेकिन कुछ चीजों का डिफरेंस वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स में होता है। पीयूष भारती और रचित अग्रवाल जिन्होंने स्टार्टअप सक्सेस ट्रेनिंग डिलीवर करी है, दोनों ने अपने स्टार्टअप्स को कॉइन किया, फाउंड किया, उनको ग्रो किया और फंडिंग्स रेज करी। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर इन्होंने शेयर किया कैसे उन्होंने फंड्स रेज करे, पिच डेक कैसे बनाया जाता है, पिच कैसे बनाई जाती है, इन्वेस्टर को अप्रोच कैसे किया जाता है, कैसे उन्होंने सक्सेसफुली फंडिंग अपने स्टार्टअप के लिए उठाई। सो अगेन, अगर आप डिटेल में इंटरेस्टेड हैं तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा सकते हैं। सो अब चलते हैं हम अपने 8th पॉइंट की तरफ। 8th पॉइंट है हमारा डेवलप प्रोडक्ट सर्विस। फाइनेंस सॉर्टेड हो गई, अब बारी है जो प्रोडक्ट या सर्विस हमारे माइंड में चल रहा है उसको बनाने की। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज इसी के लिए, हमारा कस्टमर के साथ जो सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की वजह से है। शुरू में आई वुड से कि क्वालिटी तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट है, लाइफ लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, लेकिन शुरू में तो गलती का स्कोप ही नहीं है। सो इंश्योर करो कि आप एक अच्छी टीम हायर कर रहे हो। जो भी आपका प्रोडक्ट है, कोई चाहे मोबाइल ऐप है, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का बिजनेस कर रहे हो, आपको सिर्फ एड्स के लिए कोई एक्सपर्ट चाहिए या आपको मार्केटिंग के लिए कोई बंदा चाहिए या आप कोई मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जा रहे हो, मेक श्योर आप अच्छी टीम के साथ जुड़े हो। अगर आपको लगता है शुरू में मैं अच्छे लोग अफोर्ड नहीं करता, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि उनको सैलरी दे पाऊं, तो अपनी कंपनी का कुछ स्टेक उनको दो, जिसको हम पायलट टीम कहते हैं, फाउंडिंग टीम कहते हैं। कि शुरू में आपने कहा भाई मेरे पास इतनी सैलरी तो नहीं है, लेकिन आइडिया बहुत दमदार है, अगर ये आइडिया सक्सेसफुल होता है तो तेरी इस कंपनी में 5%, 3%, 8% जो भी उसकी कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से आप ओनरशिप दे सकते हो। सो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी टीम, आपकी हायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका अपना यहां पे टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट भी अच्छा बनाना है और आगे के लिए मार्केटिंग वगैरह हर चीज भी आपको सॉर्ट करनी है। यही एंटरप्रेन्योर की जिंदगी है, इसी हसल में, इसी भसड़ में तो मजा आता है, यही तो हमारे माइंड को एक्सपैंड करता है, एक्सप्लोर करता है, एंड आई लव इट। चलते हैं अगले स्टेप पे। 9th स्टेप है बिल्ड योर टीम। आज की डेट में मैं जो भी कर पा रहा हूं वो इसलिए कर पा रहा हूं कि मेरे पास एक अच्छी टीम है। वो ना होती तो शायद मैं कभी ग्रो नहीं कर पाता। अकेले हम हर चीज नहीं कर सकते, लेकिन राइट लोग अगर हमारे साथ जुड़ते जाते हैं तो हम बड़ी से बड़ी चीज कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज में जाता हूं ट्रेनिंग्स देने, मैं साफ डिफरेंस देख पाता हूं कि जो भी लोग अपने इंप्लॉयज की, अपने टीम मेंबर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, देखो गुस्सा आएगा, लड़ाई होंगी, झगड़े होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन बेसिक रिस्पेक्ट जो लोग करते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशंस में लोग खुश होते हैं और वो ग्रो करते हैं, दिल से काम करते हैं। कुछ चीजें जो एज एन एंटरप्रेन्योर आपको पता होनी चाहिए अपनी टीम को बिल्ड करने वक्त, और सालों की गलतियों के बाद जो मैंने सीखा और कई बिजनेस हाउसेज ने, कई लोगों ने सीखा, आप अगर शुरुआत करो तो ये गलतियां नहीं करना। आपकी टीम को, आपके टीम मेंबर्स को गोल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। कौन आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपके एंटरप्राइज को ज्वाइन कर रहा है, किस पर्पस के लिए कर रहा है। अगर गोल क्लियर नहीं होंगे ना तो आप भी शक करते रहोगे, यार इतने कम काम किया, जिसने किया नहीं किया, मेरी एब्सेंस में किया, मेरी प्रेजेंस में किया। लेकिन अगर गोल क्लियर होंगे कि तुझे ये अचीव करना है, अगर किया तो ऑसम, नहीं किया तो फीडबैक है, कैसे मिलकर हेल्प कर सकते हैं, कैसे उसको ट्रेन कर सकते हैं।
सो बहुत क्लियर गोल हर पर्सन का, हर टीम मेंबर का होना चाहिए। जब गोल्स क्लियर नहीं होंगे, कंफ्यूजन होंगी, मिसकम्युनिकेशन होंगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लोग आपके साथ रहेंगे नहीं, लोग नहीं तो आप नहीं। अगला पॉइंट, हायरिंग स्ट्रेटजी। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो विजन है, जो मिशन है, उसके साथ जिनको आप हायर कर रहे हो फिट हो रहे हैं। आपकी हायरिंग की स्ट्रेटजी क्या है, कैसे लोगों को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का पार्ट बनाना चाहते हो। आज किसकी स्किल तो बहुत अच्छी लग रही है कि भाई इसके प्रोडक्ट में क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मतलब कोडिंग बहुत अच्छा करता है, लेकिन विल में प्रॉब्लम है। लेकिन हमें शुरुआत करनी है, हमें वो लोग चाहिए जो दिल से जुड़ सके। तो वहां पे आपको इंश्योर करना है कि आपकी हायरिंग स्ट्रेटजी, आपकी विजन में अगर कोई फिट नहीं हो रहा तो आपको लालच नहीं करना। और थर्ड पॉइंट है कंपनी कल्चर। डे वन से आपको क्लियर होना चाहिए आप किस तरह का कल्चर रखने वाले हो, उसके हिसाब से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। ये चीजें बहुत लोग बाद में क्रिएट करते हैं, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुके होते हैं, बहुत चीजें मिस आउट हो चुकी होती हैं। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि यार मुझे कैसा कल्चर बनाना है। एक ट्रांसपेरेंट कल्चर बनाना है। तो फॉर एग्जांपल मेरे ऑफिस में मैंने केबिन्स के ऊपर कोई लेयर्स नहीं लगाई हुई, इट्स ऑल ट्रांसपेरेंट, हर किसी को पता है अंदर बाहर क्या हो रहा है। दैट इज अ कंपनी कल्चर आई लाइक। मुझे ट्रांसपेरेंट ओपननेस पसंद है। ऐसा नहीं है कि मैं केबिन में बैठूंगा, बाकी लोग केबिन में नहीं बैठेंगे, एनीवन कैन सिट एनीवेयर। इस तरह का कल्चर मैं हमेशा प्रमोट करना चाहता हूं। मेरा कल्चर बहुत क्लियर है कि काम से मतलब है, टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लंच कब कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपका जो वीकली टारगेट है, आपका जो मंथली टारगेट है, वो अचीव हो रहा है कि नहीं। बट ये मेरा स्टाइल है, जरूरी नहीं है आपका हो। आप अपने हिसाब से, अपने स्टाइल के हिसाब से अपने कंपनी कल्चर के बारे में सोच सकते हो। लेकिन टीम बिल्डिंग में बहुत जरूरी है कि आपके माइंड में क्लियर हो आप कैसा कंपनी कल्चर बनाना चाहते हो। अगला पॉइंट जो कुछ बिजनेसेस के लिए रेलेवेंट होगा, कुछ बिजनेसेस के लिए रेलेवेंट नहीं होगा, पॉइंट है लोकेशन। अगर तो डिजिटल बिजनेस कर रहे हो या ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो लोकेशन पे, ऑफिस पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये पॉइंट आपके लिए रेलेवेंट हो सकता है, आप आगे चल सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा बिजनेस है जहां पे आपकी इंप्लॉइज रोज आ रहे हैं, आपकी टीम मेंबर्स रोज आ रहे हैं, या इस तरह का बिजनेस है जहां पे कस्टमर रोज आता है, या फिर क्लाइंट्स का आना जाना लगा रहता है, तो भी लोकेशन आपको कंसिडर करनी होगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग है, अगर प्रोडक्शन का काम है, फैक्ट्री है, या कहीं असेंबलिंग हो रही है, तो भी लोकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। सो लोकेशन चूज करने वक्त आपको डेमोग्राफिक्स को माइंड में रखना होगा। अगर आपकी शॉप है तो आपके कस्टमर्स वहां पे इजीली आ पाएंगे। जहां पे आप अपनी शॉप खोल रहे हो वहां पे फुटफॉल है, लोगों का आना जाना कितना है, उसकी डिमांड है वहां पे। एक स्टेशनरी शॉप अगर स्कूल के बाहर होती है तो एक अच्छी पोजीशन है। केमिस्ट की शॉप हॉस्पिटल्स के बाहर होती है तो अच्छी पोजीशन है। एक एरिया में 5 केमिस्ट ऑलरेडी है, हॉस्पिटल भी नहीं है, और एक और केमिस्ट खुल रहा है, तो कंपटीशन बढ़ेगा, कस्टमर बटेगा, लेकिन प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होगा। जैसे मेरे नीचे यहां पे पास में मार्केट है, इतने लोग नहीं है जितने सैलून्स हैं, 5 सैलून्स खुले हुए हैं, जिसकी वजह से 2 सैलून्स अभी रिसेंटली बंद हुए हैं। तो डेमोग्राफिक देखना भी बहुत जरूरी है। आपके प्रोडक्ट की अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो उसके लिए वहां पे लेबर अवेलेबल है, वहां का वेदर कैसा है, वहां पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसे है, ये सारी चीजें भी आपको देखनी होंगी। रेंट यूटिलिटी, आप जो लोकेशन का रेंट देने वाले हो, जो किराया देने वाले हो, क्या आपको वो रेंट देना सूट करता है? आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी है कि वो रेंट निकाल पाओगे? अगर तो कस्टमर ने आना है तो रेंट ज्यादा भी देना समझ आता है, क्योंकि उससे कस्टमर इंक्रीज होता है। अगर कस्टमर ने नहीं आना तो जरूरी नहीं है कि आपको एक हॉट स्पॉट चाहिए शुरू में आप कहीं दूर अपना ऑफिस क्रिएट कर सकते हो और शुरू में प्रॉफिटेबिलिटी को इन्वेस्ट कर सकते हो बाकी चीजों में। बाद में आप एक बढ़िया सा शानदार ऑफिस चाहे दिल्ली के कनॉट प्लेस में बनाओ या मुंबई के नरीमन पॉइंट में बनाओ, लेकिन इनिशियली रेंट यूटिलिटी देखना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड इज ट्रांसपोर्ट, वहां पे आना जाना कितना ईजी है, कितना एक्सेसिबल है, कितना पॉसिबल है। तो अब आ गए हम अपने 11th पॉइंट पे, सेल्स के ऊपर थोड़ा सा और जूम इन करते हुए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसकी इंपॉर्टेंस स्क्रीन पे नजर आनी चाहिए। हमारा प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया, आइडिया बहुत ही अच्छा है, हमने सब समझ लिया, लेकिन अगर सेल नहीं है, अगर वो बिक नहीं रहा, अगर उसको लोग ले नहीं रहे, तो बिजनेस की फाउंडेशन कमजोर हो जाती है, बिजनेस की एग्जिस्टेंस कमजोर हो जाती है। सेल्स में प्लस माइनस हो सकते हैं, हिट एंड ट्रायल हो सकते हैं, एक अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा हो सकता है, लेकिन सेल्स जरूरी है। जो दिखता है वो तो बिकता है, लेकिन ये भी सच है कि जो बिकता है फिर वही दिखता है। अब अगेन सेल्स के ऊपर मैं 2-4 मिनट में आपको एक्सप्लेन करूं तो आपको भी पता है कि सेल्स इज अ वेरी वाइड सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट, लेकिन यस, ओवरव्यू हर पॉइंट का मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं, तो सेल्स का भी जरूर करूंगा। 3 पॉइंट्स में इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, लिसन। आपकी सेल में जमीन आसमान का डिफरेंस आ जाता है जब आप अपने कस्टमर को, अपने टारगेट ऑडियंस को, अपने कंज्यूमर को सुनते हो। वो कौन है, वो क्या करते हैं, उनकी दर्द क्या है, उनको आपके प्रोडक्ट की नीड क्यों है, वो कहां रहते हैं, वो कहां पढ़ते हैं। इनफैक्ट जो हमारे बिजनेस हेड हैं अक्षद की लाइन मुझे याद आ जाती है कई बार कि हमें अपने कस्टमर के बारे में इतना पता होना चाहिए कि वो अंडरवियर कौन सा पहनता है वो भी पता होना चाहिए। ये एक एग्जांपल वो देते हैं कि यू शुड नो योर कस्टमर इन डेप्थ। लिटरली उनका मतलब नहीं होता, लेकिन
वो जो कहना चाहते हैं हमेशा कि अपने कस्टमर को इन डेप्थ जानो, उसकी एग्जिस्टेंस को जानो, तब आप अपनी सेल्स के मैसेजेस बना पाओगे, अपनी मार्केटिंग को सक्सेसफुल बना पाओगे, अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बना पाओगे। सो लिसन इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, रीच, उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है, वो कहां है, वो इंटरनेट पे एक्टिव है या वो सड़क पे ड्राइव कर रहे हैं, उनके लिए होर्डिंग लगेगी या सोशल मीडिया चलेगा, वो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो उनके लिए वीडियो बनेगी, या इंस्टाग्राम पे फोटोज देखते हैं तो इंस्टाग्राम पे उनके लिए ऐड बनेगा, वो गूगल चलाते हैं तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगी, वो 50 साल से ऊपर के हैं तो इंटरनेट राइट जगह नहीं है, न्यूज़पेपर के अंदर एक पैम्फलेट आएगा। मेरे प्रोडक्ट के बारे में ऑफिस के कैफेटेरिया में डिस्कशन कैसे शुरू कराई जा सकती है, या मेरा प्रोडक्ट ऐसा है कि साउथ दिल्ली में किटी पार्टी में उसकी डिस्कशन शुरू कराई जा सकती है। नो योर कस्टमर एंड रीच देम। रीच तभी कर पाओगे अगर उनको सुन रहे हो, उनके बारे में पता है। राइट प्लेटफॉर्म, राइट तरीका, राइट मार्केटिंग आपको करनी होगी। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस, डोंट बी अफ्रेड ऑफ नो। यार ये रिजेक्शंस ना बिजनेस का, ग्रोथ का, सक्सेस का पार्ट है। नोज सिखाएंगे, नोज हमारी यूनिवर्सिटी है, नोज हमारे गुरु हैं जहां से बहुत कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। डे वन पे कोई भी एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये नोज से सीखा और यस में कन्वर्ट किया। चाहे वो केएफसी के कर्नल सैंडर्स हो, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, चाहे वो इंश्योरेंस बेचने वाला एक सेल्समैन हो, नेटवर्क मार्केटिंग का सेल्समैन हो, नो से डर गए तो समझ लो मर गए। सो 11th पॉइंट हमने सेल्स समझा, एक ऐसा प्रोसेस जो आपके बिजनेस को कहां से कहां लेके जा सकता है, जो आपकी ग्रोथ को कहां से कहां लेके जा सकता है, आपकी नॉलेज को कहां से कहां लेके जा सकता है। सेल्स सॉर्टेड हो गई, और उसके बाद 12th एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्लोजिंग स्टेप जो हमेशा रहेगा, कंसिस्टेंटली रहेगा, ह्यूमन इवॉल्व करता है, बिजनेस इवॉल्व करता है, वो है ग्रोथ। अगर बिजनेस बन गया और एक लिमिटेड सी सेल पर रोक दिया तो क्या ही बिजनेस किया, लेकिन अगर उसमें ग्रोथ ढूंढते गए, आगे बढ़ते गए, तो धीरे धीरे आपको जो सुकून मिलेगा ना, जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, यार कहां से शुरू किया था, कहां पहुंच गए। तो ग्रोथ को डिस्कस करते हैं। ग्रोथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो है इवॉल्व। बदलते टाइम के साथ इवॉल्व करना जरूरी है, बदलते कस्टमर प्रेफरेंस के साथ इवॉल्व करना जरूरी है, बदलते इकोनॉमी के साथ इवॉल्व करना जरूरी है। कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन काफी बिजनेसेस ने इवॉल्व किया अपने आप को बदला, तो वो उस प्रॉब्लम का साइज छोटा कर पाए। मैं फिजिकल ट्रेनिंग्स देता था कई सारी कंपनीज में, कॉलेजेस में, मेरे सेमिनार्स होते थे, इवेंट्स होते थे, मेरे कई सारे सेमिनार्स बुक्ड थे मार्च के लिए, अप्रैल के लिए, मई के लिए। सडनली सारे इवेंट, सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए। कई कंपनीज को हमने रिफंड किया, क्योंकि अगर हम आ नहीं रहे तो उनका पैसा हम रखें क्यों। लेकिन पैरेलली अपनी डिजिटल ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फोसिस दिया, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस दिया, वीडियोप्रेन्योर लॉन्च किया, सेल्स ट्रेनिंग लॉन्च करी, स्टार्टअप सक्सेस लॉन्च करा, आगे भी कई ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। क्या किया? इवॉल्व किया। फिजिकल ट्रेनिंग्स को अगर पॉज मिला तो डिजिटल ट्रेनिंग्स में हम एक्टिव हो गए, और तभी ग्राफ नीचे जाने की जगह ऊपर जा पाया। सेकंड, एडवर्टाइज। जैसे जैसे आपके रेवेन्यूज बढ़ते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, तब ये नहीं करना कि पैसा जेब में डाल लो, लालच आ गया, अब तो पैसा आ गया। आपने अगर बिजनेस के पैसे को अपना पैसा समझना शुरू कर दिया तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। मैं अपने बिजनेसेस से सैलरी लेता हूं, बिजनेस क्या कमा रहा है वो अलग है, मैं चाहे ओनर हूं, फाउंडर हूं, लेकिन मेरी एक सैलरी है, बाकी पैसा बिजनेस का है, वो बिजनेस में यूज होगा, एडवर्टाइज करने में यूज होगा, हायरिंग में यूज होगा, ग्रोथ में यूज होगा। एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग को कभी भी हल्के में मत लेना। आपके बिजनेस की ग्रोथ के साथ साथ आपकी मार्केटिंग, आपकी एडवर्टाइजमेंट भी ग्रो करनी चाहिए। और अब थर्ड पॉइंट है फीडबैक, कांस्टेंट फीडबैक, ना कि सिर्फ कस्टमर का, आपके इंप्लॉइज का भी, आपके टीम मेंबर्स का भी। उनका क्या फीडबैक है आपके बिजनेस को लेके, आपकी लीडरशिप को लेके, आपके कस्टमर्स का क्या फीडबैक है आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेके, आपका अपना क्या फीडबैक है खुद को लेके, अपने बिजनेस को लेके। कॉन्स्टेंटली सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप अपने आप को इवॉल्व कराने के लिए कर रहे हो, खुद को एक बड़े एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए हर रोज तैयारी कर रहे हो। सो फीडबैक टू योरसेल्फ, और फीडबैक से निकलेंगे प्लान्स, फीडबैक से निकलेंगे एजेंडाज, फीडबैक से पता चलेगा कौन सी बुक पढ़नी है, फीडबैक से पता चलेगा कौन सी ट्रेनिंग लेनी है, फीडबैक से पता चलेगा अपने बिजनेस को कहां तक लेके जाना है, अपने इंप्लॉइज का ख्याल कैसे रखना है। सो ये था वो 12 स्टेप्स जिससे कोई भी बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप एक प्लान तरीके से, एक मैनेज तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर आप बिजनेस को लेके, स्टार्टअप्स को लेके सीरियस है, उसकी नॉलेज गेन करना चाहते हैं, उसके बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्टार्टअप सक्सेस ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर लो। 21 क्वालिटी कंटेंट मॉड्यूल्स हैं, जिन्होंने एक्सप्लेन किया है, जिन्होंने ट्रेन किया है, वो लोग हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से आपको सिखाना है, जिनको पता है कैसे क्या चीजें की जाती हैं, जो सिर्फ ट्रेनर्स नहीं है, उन्होंने स्टार्टअप्स बिल्ड किए हैं, वो टॉप कंपनीज में काम कर चुके हैं, वो टॉप कॉलेजेस से एजुकेशन ले चुके हैं,
एक एक पॉइंट को डिटेल में एक एक मॉड्यूल में आपको एक्सप्लेन किया गया है। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप क्लिक कर सकते हैं और डिटेल जान सकते हैं और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल करके खुद को एक एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मिली होगी, बहुत सारे थॉट्स मिले होंगे। सीखने सिखाने का ये सिलसिला मैं चलाता रहूंगा, सीखता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।